एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। तो देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है छायावाद, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग। हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 वीडियोस भारतेंदु युग की मैं अपलोड कर चुकी हूँ और 2 वीडियोस द्विवेदी युग की मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया भी था मैंने कि भारतेंदु युग जो है वहाँ से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। और अब हम तीसरी काव्य धारा पढ़ रहे हैं, छायावादी या स्वच्छंदतावादी युग। और श्रीधर पाठक जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं, उनसे छायावाद का जो है अस्तित्व माना जाता है। प्रवर्तक श्रीधर पाठक माने जाते हैं। और मैं आपको एक अर्थ बता दूं कि छायावाद का अर्थ क्या है। छायावाद एक ऐसा वाद है जहाँ पर आप अपनी बात को, मान लीजिए आप अपनी बात को यहाँ खड़े हुए इंसान से कहना चाहते हैं। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और आप कुछ कह रहे हैं, आपको वो बात इस व्यक्ति से कहनी है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कहेंगे। डायरेक्ट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये वाला व्यक्ति सुन लेगा। तो डायरेक्ट ना कह करके आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे कि वो बात उस तक पहुंच जाएगी और वो बात सुनकर प्रतिक्रिया दे देगा। क्या करेगा? स्माइल कर देगा और इसको समझ में भी नहीं आएगी, इसको लगेगा कि साधारण बात है। वही छायावाद है। जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी परमात्मा को या प्रकृति को आधार मानकर अपने मन की बात कह देती हैं, तो इसे छायावाद कहते हैं। और इसीलिए सबसे अधिक रहस्यवादी यहाँ महादेवी वर्मा ही मानी जाएंगी छायावाद के अंतर्गत। तो चलिए प्रश्नों के साथ साथ पढ़ते जाते हैं, सुनते जाते हैं। पहला प्रश्न है, छायावाद की कालावधि कितनी मानी जानी चाहिए? 1918 से 1938, 1900 से 1922, 1918 से 1924 से 1922 से 1940। तो इसकी कालावधि आपकी मानी जाएगी सन 1918 से 1938। देखिए यहाँ पे 38 दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1936 सर्वमान्य है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और जो 38 है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मान्य है। तो आप लोग अगर 38 आता है तो 38 को भी टिक कर सकते हैं, 36 आता है तो 1936 ही टिक कीजिएगा। और यदि दोनों रहता है, दोनों तो मुश्किल से देगा नहीं, और रहेगा भी तो यहाँ पे कॉमन प्रश्न अंक बनना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास? शब्द समझिएगा, पूर्व आभास, यानी कि छायावाद आने वाला है ऐसा आभास किसकी रचनाओं में मिलता है? रूप नारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, लोचन पांडे या गोपाल शरण पांडे? तो ये हमें मिलता है मुकुटधर पांडे में। तो देखिए पूर्व आभास यहाँ मिल रहा है। और पूर्व क्या करते हैं हम? सबसे पहले मुकुट पहनाते हैं, उसके बाद ही राजा जो है गद्दी पर बैठ के राज करेगा। तो पूर्व आभास क्या होता है? मुकुट जिसको पहनाया जाएगा वही राजा बनेगा। ठीक है। फिर है, केवल सूक्ष्मगत सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, आज्ञा ने, नगेंद्र ने, किसने किया था आप बताएं? तो ये विरोध किया था महादेवी वर्मा जी ने। कहा था कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग है छायावाद। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ये बता चुकी हूँ मैं। रहस्यवाद क्यों है? क्योंकि साधारण तरीके से बात को ना कहकर रहस्यात्मक ढंग से अपनी बातों को, अपने कथन को उस सत्ता तक पहुँचाना जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। तो किस में मिलता है? छायावाद में। द्विवेदी युग में क्या थी? इतिवृत्तात्मकता। ठीक है। प्रगतिवाद में क्या मिलेगा आपको? शोषित के प्रति सहानुभूति। और प्रयोगवाद में मिलेगा आपको लघु मानव के प्रति आस्था। चलिए आगे पढ़ते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? प्रसाद ने, निराला ने, नामवर सिंह ने? नहीं, मुकुटधर पांडे ने। ठीक है। क्योंकि इन्हीं की रचना में पूर्वाभास मिलता है, तो इन्हीं ने जो है नाम दिया है छायावाद। अगला प्रश्न, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने लिया है? देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति विशेष के रूप में किसने लिया है? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या महादेवी वर्मा?
तो इसका सही आंसर आपका होगा रामचंद्र शुक्ल, यानी छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद और पद्धति के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो ये नगेंद्र ने कहा है। ये बहुत बार बना हुआ प्रश्न है, हर एग्जाम में लगभग ये बन जाता है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनकी इस परिभाषा का विरोध करते हुए ऑपोजिट कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ना रहकर एक थोती नैतिकता है। अभी आएगा वो प्रश्न भी, देखेंगे उसको भी। छायावाद की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? आप सभी जानते हैं, प्रकृति प्रवेशण, प्रेम चित्रण, सौंदर्य भावना या ब्रज भाषा में रचना। तो देखिए प्रकृति प्रवेशण मिल जाता है हमें, प्रेम का चित्रण भी मिल जाता है रहस्यात्मक रूप में, सौंदर्य भावना क्योंकि कल्पनाएं प्रतीकात्मकता सबसे अधिक मिली, बादल को प्रतीक माना है ना सौंदर्य के लिए, और दीपक को प्रतीक माना, महादेवी वर्मा जी के प्रिय प्रतीक है बादल और दीपक। तो इन सब से ये ओतप्रोत है, लेकिन ब्रिज भाषा भारतेंदु युग के बाद समाप्त हो गई थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। आंसू किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य संकलन है, या तुकांत काव्य है, या प्रबंध काव्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लगभग जानते हैं कि ये मुक्तक काव्य संकलन है। अगला प्रश्न चलते हैं। छायावाद में कायिक भावनाओं का पिष्टपेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? तो छायावाद में पिष्टपेषण होने की बात किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग में प्राप्त होती है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया प्रतीकों का प्रयोग, बादल को प्रतीक माना, दीपक को प्रतीक माना, ये सभी कहाँ थे? तो ये सभी छायावाद के अंतर्गत ही हमें मिलते हैं। लाक्षणिकता और चित्रात्मकता कहाँ मिलते हैं? छायावाद के अंतर्गत मिलते हैं। छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता? छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता? तो देखिए लघुत्रयी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जब आती है वृहत्रयी तो हम प्रसाद को लेते हैं, निराला को लेते हैं और पंत को लेते हैं, लेकिन अभी लघुत्रयी की बात हो रही है। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे भगवती चरण वर्मा लगा देते हैं, लेकिन नहीं, लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी यही 3 आएंगे, और प्रसाद जो है ये वृहत्रयी में आएंगे, लघुत्रयी में नहीं आएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी थी? तो देखिए छायावाद को छोकरावाद कहा गया। किसने कहा छोकरावाद? नगेंद्र ने, भगवान दीन ने, रामविलास शर्मा या नंदुलारे वाजपेयी ने? तो देखिए आंसर होगा लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद कहा। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने माना? ये तो आप सभी जानते हैं कि झरना को ही प्रथम आविष्कार माना जाता है छायावाद का, लेकिन किसने माना? तो आंसर होगा नंदुलारे वाजपेयी। आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच के लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आंसर खुद बताइएगा, उसके बाद आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति के आधार पर किस कवि को पलायनवादी घोषित किया गया है? तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। तो फिर किसको पलायनवादी घोषित किया जाएगा? तो जयशंकर प्रसाद को पलायनवादी घोषित किया जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। छायावाद को शाक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो छायावाद रामदास मिश्र हो गए, रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, धर्मवीर भारती। तो छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने किया है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? देखिए झरना जो है ना वो काव्य संग्रह है और उसको प्रयोगशाला कहा गया है छायावाद की। अब यहाँ पूछा गया है कि पहली कविता कौन सी मानी जाए। तो जब हम जानते हैं कि झरना पहला काव्य संग्रह है तो उसी के अंतर्गत आने वाली पहली कविता होनी चाहिए ना। तो प्रथम प्रभात, ठीक है, प्रथम प्रभात छायावाद की प्रथम कविता मानी जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छायावाद को विच्छित्त मोती की सी तरलता किसने कहा? विच्छित्त मोती की सी तरलता किस आलोचक ने कहा है? तो ये कहा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हो सकता है इस बार बन भी जाए कि छायावाद को विच्छित्त मोती की सी तरलता किसने कहा है? तो जयशंकर प्रसाद ने।
स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? अभी मैंने आपको बताया था, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को माना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के किस शब्द से जोड़ा है? तो हम लोग क्या जानते हैं, अंग्रेजी के अधिकतर हम लोग बोल देते हैं रोमांटिज्म से जोड़ा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर आपका प्रश्न होगा फैंटामेस्टा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये याद रखने योग्य है। याद रखिएगा कि छायावाद शब्द का अर्थ जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार फैंटामेस्टा है। ठीक है, छायावाद, अगला प्रश्न देखिए, छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, प्रणयानुभूति की प्रधानता, सौंदर्य निष्ठ चेतना, दलितों का समर्थन एवं उत्थान और कर्मवाद। देखिए मैं अर्थ बताती हूँ आपको, तब आपको एकदम से याद हो जाएगा। प्रणयानुभूति जो अंदर से हम अनुभव करते हैं, मान लीजिए मैं हूँ और मेरे अंदर प्रेम भरा हुआ है और मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, प्रणयानुभूति करना चाहती हूँ, मेरे अंदर जो अनुभव हैं, जो भाव हैं, उनको व्यक्त करना चाहती हूँ, तो ये सब सबसे अधिक छायावाद में मिला। महादेवी जी ने अपने पूरे प्रेम को अपनी कविताओं में उड़ेल दिया है अपने प्रियतम के प्रति, तो ये हमें छायावाद में प्रकट होता है। सौंदर्यनिष्ठ भी मिलता है, प्रतीक और बिंबों की सबसे अधिक प्रयोग जो है हमें छायावाद में मिलता है। लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, ये सब केवल छायावाद में मिलता है। दलितों का समर्थन और उत्थान बिल्कुल भी छायावाद में नहीं है, क्योंकि कविता जो है काल्पनिक थी, यथार्थ के पृष्ठभूमि पर नहीं थी। कर्मवाद मिलता है क्योंकि कर्म में भरोसा था। आगे देखिए, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? तो छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण, यहाँ पर सांस्कृतिक नवजागरण है, इससे संबंध किसने माना है? नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी या फिर पंत? तो यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक नवजागरण है, तो आ जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। यानी हमारी जो नंद है ना, उनको नए नए कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नए नए जागरणों में जाना बहुत पसंद है। किसको? नंद को। भाई नंदों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि भाभी आप खाना बना लेना और हम जा रहे हैं नए नए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और जागरणों में। चलिए, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? प्रकृति का मानवीकरण, स्वानुभूति का साधन, सौंदर्य का संधान या अव्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण। देखिए लगभग सब था। प्रकृति का मानवीकरण किया गया था, यानी मानवीकरण अलंकार मैंने आज पढ़ाया भी था, मैं आपको इसकी वीडियो कल प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से आप देखिएगा। तो मानवीकरण किया गया प्रकृति का, यानी बताया गया कि पेड़ कैसे बोलते हैं और चित्र कैसे काम करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे अपनी अनुभूति देते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है वो मानव की तरह महसूस भी करती है और अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट भी करती है, हंसती भी है, रोती भी है, अपने आप को व्यक्त भी करती है। प्रकृति का मानवीकरण और स्वानुभूति का साधन ये भी मिलता है कि अपने अंदर की अनुभूति को साधन बनाकर व्यक्त किया है। सौंदर्य का संधान ये भी मिलता है और अव्यक्त प्रत्यक्षीकरण, सत्ता का प्रत्यक्षीकरण ये भी प्राप्त होता है। तो सबसे सटीक हमें चुनना है। क्या कहा गया है? समूह सबसे अधिक व्यक्त हो, तो सबसे अधिक है प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण सबसे सटीक, सबसे पास बैठेगा, जबकि स्वानुभूति भी है, सभी है। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला निबंध किसका आया है? तो बहुत अच्छे से अभी आपको मैं 2 बार ये प्रश्न बता भी चुकी हूँ कि मुकुटधर पांडे हैं जिनका छायावाद के समर्थन में सबसे पहले निबंध आया था, और उसी निबंध के आधार पर इनको जो है मुकुटधर पांडे को जो माना जाता है कि इन्होंने ही छायावाद शब्द दिया है। ठीक है, और प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। प्रवर्तक कौन होता है? प्रवर्तक वो होता है जो किसी भी काव्य धारा को ऊंचाई तक ले जाता है, और संस्थापक वो होता है जो स्थापना करता है। तो मुकुटधर पांडे ने शब्द की खोज की, यानी एक निबंध लिखा जिसमें छायावाद शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बहुत ज़्यादा योगदान इनका नहीं मिलता, जितना ज़्यादा योगदान जयशंकर प्रसाद का मिलता है। तो इसलिए छायावाद के प्रवर्तक जो हैं जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, ना कि मुकुटधर पांडे। और जब पूछा जाए कि शब्द किसने सबसे प्रथम दिया था, तो मुकुटधर पांडे ने। सबसे प्रथम निबंध किसका था? तो मुकुटधर पांडे का। चलिए आगे चलते हैं। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप सभी जानते हैं कि इस तरह की आलोचना कौन कर सकता है? बताइए, जल्दी से बताइए, इस तरह की आलोचना कौन कर सकता है? तो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल यही मानते हैं कि छायावाद क्या है? विलायती अभिव्यंजना से प्रभावित है। छायावाद क्या है? विलायती अभिव्यंजना से
प्रभावित है, शुक्ल कहते हैं। अगला देखिए, कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है? बहुत सरल प्रश्न है, सभी बता देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग ना वीडियो से देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और आप लोगों को अच्छे से याद भी होता है, लेकिन आप मेरी वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। ये तो गलत बात है ना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतना अच्छा कंटेंट लाती हूँ, ट्रिक भी बनाती हूँ, कम से कम लाइक वाले क्लिक को दबा तो सकते हैं आसानी से, उसमें कोई बर्डन तो नहीं होगा शायद। और अगर कर सके तो सब्सक्राइबर भी बन जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे और मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई? बहुत महत्वपूर्ण है। मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसके द्वारा प्रदान की गई है कामायनी को? तो ये की गई है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा इसको दी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मिल जाता है आपको। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा नीचे है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य जो कि पहले ब्रज भाषा में था, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? तो देखिए, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या आंसू, तो प्रेम पथिक होगा। ठीक है, आगे देखिए, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो जो छायावाद है ना, उसमें वक्रता का वैभव हमें प्राप्त होता है। तो बताइए कि प्रसाद के काव्य में इन चारों में से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? क्या प्राप्त हो रहा है प्रसाद के काव्य में? तो हमें प्रसाद के काव्य में प्राप्त होता है अभिव्यंजना। ठीक है, आगे चलते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद ये आप सभी जानते हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? अभी आपको बताई गई है कि छायावाद की पहली जो है झरना माना जाता है काव्य संग्रह। जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया। कौन सा लिखा गया था? बहुत अच्छा और सरल प्रश्न है। जल प्लावन की घटना आपको कहाँ मिलती है? जिसको मनु ने हिमालय पर्वत पर बैठकर देखा था, कामायनी में। ठीक है, इसके प्रथम सर्ग में ही बताया गया है, जिसका नाम है चिंता सर्ग। ठीक है, तो कामायनी के सर्गों की ट्रिक भी मैंने दी है, आप वो भी यूट्यूब से ले सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें कामायनी के सर्गों की आपको ट्रिक मिल जाएगी। बहुत अच्छी ट्रिक है कि जब हमें चिंता हो जाती है तो हमें आशा रखनी चाहिए, है ना। जब चिंता हमारे सर पे सवार हो जाती है तो उस चिंता को छोड़ देना चाहिए और आशा की किरण मन में जलानी चाहिए। जब आशा उत्पन्न हो जाए तो उस आशा पर हमें क्या रखनी चाहिए? श्रद्धा भी रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने आशा तो जगा ली, अपनी श्रद्धा हमने रखी नहीं उसके अंदर। जब श्रद्धा हमने उसके अंदर रखी है तभी तो काम बनेगा। अब इसके आगे की ट्रिक आप यूट्यूब से देखिएगा, बहुत सरल ट्रिक है, आपको 1 मिनट में कामायनी के सर्ग याद हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कामायनी में निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आता है? देखिए मेरी जो ट्रिक है ना, उसमें मैंने बताया है कि निर्वेद के दर्शन करो, तो निर्वेद के बाद कौन सा आएगा आप मुझे बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इसको आप मुझे लिख कर भेजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ईड़ा जो है 9वां सर्ग है, ये पूछा जाता है, 9वां सर्ग ईड़ा। और 10वां सर्ग कौन सा है ये आप मुझे लिख कर देंगे, और निर्वेद सर्ग के बाद कौन सा सर्ग आएगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्लीज़ कृपया करके ईमानदारी से लिखिएगा, मेरा मनोबल बढ़ता है, और अगर रिव्यू नहीं आता है ठीक से, आपका रिस्पांस नहीं आता है, तो मेरा मनोबल भी नहीं बढ़ पाता है। तो मेरा सहयोग करें, हम लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करके पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, तभी हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? तो देखिए जो झारखंडी नाम था ना, ये किसका था? अभी नाम आया था कलाधर, किसका था? उसको मैंने आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा है। तो प्रसाद का ही नाम क्या है? झारखंडी भी है, क्योंकि बचपन में ना उन्हें जैसे निक नेम होते हैं बचपन में, गाँव के जो नाम होते हैं, तो झारखंड में जाने के कारण उनका नाम झारखंडी पड़ा। ये भी कहा जाता है कि उनको किसी बाबा से मांगा गया था और जो झारखंड के थे, और जब वो प्राप्त हो गए तो उन्हीं बाबा के दर्शन के लिए उनको ले गए थे, इसीलिए उनको झारखंडी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण किस रचना में संकलित है? कामायनी, चित्राधार, लहर या गीतिका?
तो इससे आपको अंदाज़ा तो लग ही गया है कि प्रसाद की रचना है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, लेकिन ये है किसके अंतर्गत, है ना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका है लहर के अंतर्गत। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शेर सिंह ने अपने शस्त्र का जो समर्पण किया ना, उसको लहर में बहा दिया, वो बहाता चला गया कि अब मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शेर सिंह ने समर्पण कर दिया और अपने शस्त्र को लहर में फेंक दिया, लहर में बहा दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमें याद हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये जयशंकर प्रसाद की आंसू रचना से ली गई है। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। चलिए, आंसू की प्रथम पंक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कान, है ना। नखत की आशा हृदय समान, और ये था हमारा 37वां प्रश्न। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कान किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमितानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो अभी तो देखिए, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ये जयशंकर प्रसाद ही यहाँ पर विद्यमान है और जयशंकर प्रसाद की ही पंक्ति है। आगे चलिए, लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नाचती, पंक्ति। अभी मैंने आपको बताया कि हिमालय पर्वत पर बैठकर मनु जो है जल प्लावन का दृश्य देख रहे थे, तो वहीं से ये पंक्ति है, लहरें व्योम चूमती यानी आसमान को चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नाचती। किस कृति में है बताइए? ये प्रथम सर्ग में है, चिंता में, तो कामायनी से है। चलिए आगे देख लेते हैं, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सरल प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको आंसर कर दूंगी। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको आता होगा, ये लग जाएगा आपसे, तो आप मुझे भेजिए। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? प्रभुवाहन, अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य, उपयुक्त सभी हैं। इसकी भी मैं एक ट्रिक बना दूंगी आपको, जयशंकर प्रसाद की बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास। तो ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद की रचना है, विभ्रुवाहन, अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य, ठीक है। तीनों में से कोई भी आ जाती हैं। निराला किसे अपने आध्यात्मिक गुरु मानते हैं? निराला किसे मानते हैं? तो निराला विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु जो है मानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 42 है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक की रचना संज्ञा दी गई है? ठीक है, निराला की, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा है, बहुत महत्वपूर्ण कविता है, लंबी कविता है, बांग्ला की रामायण कृतिवास पर आधारित है, उससे प्रभावित है, ठीक है। इतने प्रश्न राम की शक्ति पूजा से आपको मिल जाते हैं। 43 ग, राम की शक्ति पूजा का मूल आधार क्या है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कृतिवास रामायण, ठीक है, क्या होगा? कृतिवास रामायण, ठीक है। आगे चल देते हैं, तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निराला का सभी जानते हैं कि प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो आप बताइए। जूही की कली? जूही की कली नहीं, जूही की कली कविता है इनकी। अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है, अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है। बादल राग की रचयिता कौन है? बादल राग की रचयिता कौन है बताइए सब लोग। तो बादल राग की रचयिता जो हैं वो निराला हैं, ठीक है। एक बादल भी आएगी, वो बताइएगा। एक बादल की मृत्यु भी है, एकांकी राम कुमार वर्मा की है ना। और बादल अभी देखिए, अभी इन्हीं प्रश्नों में बनेगी, आप बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अनामिका काव्य किनके द्वारा लिखा गया है? तो अभी मैंने बताया निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका, ठीक है। अगला देखिए, महंगू महंगा रहा, महंगू महंगा रहा, तो कौन कह सकता है इस तरह से? महंगू महंगा क्यों हुआ? क्योंकि महंगू बड़ा निराला था, इसलिए महंगा रहा, ठीक है। तो आंसर में क्या होंगे? निराला होंगे। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किससे हुआ है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य में जो है लंबी कविता सब किसने लिखी है? मैंने आपको भी बताया कि राम की शक्ति पूजा निराला के द्वारा लिखी गई है, वो लंबी कविता है।
अगला प्रश्न देखिए, अपराजिता के रचयिता कौन है? अपराजिता के रचयिता कौन है? तो अपराजिता के रचयिता जो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। अपराजिता, तो अपराजिता का मतलब होता है जिसे कोई जीत ना सके ना, तो जो माँ के आंचल में रहता है, जिसके ऊपर माँ का आंचल होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, वो अपराजित होता है ना, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जो माँ के आंचल में रहता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो देखिए बने रहा कीजिए एंड तक, तभी आपको ट्रिक भी मिल जाएंगी। जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती मैं वहाँ ट्रिक नहीं देती हूँ। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप मुझे लिखकर कमेंट कर दिया करें, आपको मैं मैसेज कर दिया करूँगी। अगला देखिए, रविंद्र कविता कानन। रविंद्र कविता कानन किसकी है? कानन कुसुम किसकी है? मुकुटधर पांडे और जयशंकर प्रसाद दोनों की है। रविंद्र कविता कानन किसकी है? तो ये रचना जो है निराला की है। अब आपको 3 रचनाएं मिली। कविता कानन किसकी है? मुकुटधर पांडे और जयशंकर प्रसाद दोनों की है। रविंद्र कविता कानन किसकी है? तो ये निराला की है। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? तो विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इसी तरह के टफ प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में, तब सोचते हैं ये कहाँ से आ गए, है ना। तो विधवा को इष्ट देव के जो है मंदिर की पूजा निराला ने कहा, तभी तो निराले थे ये, है ना। कौन कह सकता है? जो निराला व्यक्ति होगा वही कहेगा विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वरना सब क्या कहते हैं विधवा को कि तुम हाथ मत लगाना, जो सुहागन स्त्रियां वो हाथ लगाएंगी पूजा के काम को, है ना। तो जो निराला होगा वही तो मानेगा पूजा के जैसा। निराला की जूही कली उदाहरण किसका है? तो ये सभी जानते हैं, मुक्तक छंद का उदाहरण है। और मुक्तक छंद की शुरुआत जूही की कली से ही होती है। निराला जी की जूही की कली जब उन्होंने लिखी थी, मुक्त छंद का प्रयोग किया है, नहीं यहाँ पर छंदों का प्रयोग कम किया गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको प्रकाशित करने से मना कर दिया था, लौटा दिया था, क्योंकि इसमें जो है मुक्त छंद का प्रयोग था। ठीक है, आगे चलते हैं। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो ये भी निराला की ही कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है, मुक्त छंद को। ठीक है, जो ये मुक्त छंद है इसी को रबड़ छंद या केचुआ छंद निराला की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। निराला की लंबी कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो देखिए निराला की है ये सभी कविता, कुकुरमुता भी लंबी है, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सभी लंबी कविताएं, लेकिन ये भिक्षुक जो है ना ये छोटी कविता है, ध्यान रखिएगा। चल रहा, लकुटिया, टेक और वो है ना, इस तरीके से एक पंक्ति भिक्षुक कविता की आती है। और चलिए आगे चलते हैं। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो महिषादल, बंगाल में निराला का जन्म हुआ था, या बंगाल है महिषादल में हुआ था। अगर महिषादल आ जाए तब भी आप लगा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन 2 कविताओं का सार तत्व मिलता है। निराला की जो राम की शक्ति पूजा है इसमें कौन कौन सी रचनाओं का हमें सार तत्व मिल जाता है? तो तुलसीदास और सरोज स्मृति हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो देखिए वैसे मेरा टारगेट होता है 50 प्रश्न का, लेकिन अभी हमने 50 से 56 प्रश्न कर लिए हैं। छायावाद के 56 प्रश्न हमने आज किए हैं, और दूसरी जो है बहुत जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी छायावाद की वीडियो, और मुझे लगता है 3 वीडियो में हम छायावाद को कवर कर लेंगे। और प्लीज़ कृपया करके बने रहें वीडियो में, तभी आपको ट्रिक मिलेंगी। मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके लिखिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसा करने में, और जब तक मनोबल नहीं बढ़ेगा, आपका सहयोग नहीं मिलेगा, कैसे काम चलेगा। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा सहयोग करें। इसी के साथ आपके भावी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।